So reading passage 1. So विलियम हेनरी पार्किन, ठीक है. सो ये पर्सन का नाम है द मैन हु इन्वेंटेड सिंथेटिक डाई. सो इस मैन ने सिंथेटिक डाई को इन्वेंट किया है. सो विलियम हेनरी पार्किन वॉज बॉर्न इन मार्च 1838. सो ये मार्च 1838 को इनका जन्म हुआ लंदन में, इंग्लैंड. एज अ बॉय पार्किन क्यूरियोसिटी प्रॉम्प्टेड अर्ली इंटरेस्ट इन द आर्ट्स, साइंस, फोटोग्राफी एंड इंजीनियरिंग. स्टार्टिंग में जब वो बच्चे थे एज अ बॉय, उनकी काफ़ी सारे इंटरेस्ट थे. But it was a chance stumbling upon a rundown yet functional laboratory in his late grandfather's home that solidified the young man's enthusiasm for chemistry. So basically उसके grandfather जो है, उसके घर में जो एक laboratory जो चल रही थी, वहाँ पे वहाँ पे वो पहुँचे by chance. तो वहाँ पे उनका जो enthusiasm था chemistry में, वो काफ़ी strong हो गया. एज अ स्टूडेंट, सो उनके ग्रैंडफादर के यहाँ पे उनका जो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हो गया, वो केमिस्ट्री में उनका काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ गया. एज अ स्टूडेंट इन द सिटी ऑफ लंदन स्कूल, पार्किन बिकेम इमर्स्ड इन द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री. सो ठीक है, सो उनका जो इंटरेस्ट बना वो कहाँ पे बना? इस स्कूल में, सिटी ऑफ लंदन स्कूल में उनका बिकेम इमर्स्ड इन द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री. सो केमिस्ट्री में उनका काफ़ी इंटरेस्ट बन गया, मतलब काफ़ी अच्छे हो गए वो. हिज टैलेंट एंड डिवोशन टू द सब्जेक्ट वॉज परसीव्ड बाय हिज टीचर थॉमस हॉल. ओके, उनका जो टैलेंट था वो किसने समझा? उनके टीचर थॉमस हॉल ने. हु इनकरेज्ड हिम टू अटेंड ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स गिवन बाय द एमिनेंट साइंटिस्ट माइकल फेरेडे. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि वो माइकल फेरेडे के एट द रॉयल इंस्टीट्यूट वहाँ पे जाके उनके लेक्चर्स सुने, अटेंड करे. दोज स्पीचेस ट्राइड द यंग केमिस्ट्रीज एंथुसियाज्म फर्दर. तो उन स्पीचेस पे वो फर्दर मतलब एंथुसियाज्म उनको मिला और उत्साहन मिला. तो बेसिकली ये उनका अर्ली डेज के बारे में बताया है कि मतलब वो क्या किया उन्होंने, कहाँ पढ़े वगैरह कुछ था. एट द टाइम क्विनाइन वॉज द ओनली विजिबल मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर मलेरिया. ठीक है, तो उस समय क्विनाइन एक ओनली ऑप्शन था मेडिकल ट्रीटमेंट मलेरिया का. द ड्रग इज रिलेटिवली डिलीवर्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ द चिंचोना ट्री. ठीक है, तो जो ड्रग था, ये जो ड्रग था, मतलब ये जो मेडिसिन थी, ये ट्री की सतह जो होती है, ऊपर की परत, बार्क मीन्स ऊपर की जो परत होती है ट्री की, वहाँ से मिलती थी. नेटिव टू साउथ अमेरिका, जो साउथ अमेरिका में थी. एंड बाय 1856 डिमांड फॉर ड्रग वाज सरपासिंग अवेलेबल सप्लाई. तो डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी इसकी 1856 में. दस व्हेन Hoffman made some passing comments about the desirability of synthetic suitable for quinine, it was surprising that this star pupil was moved to take up the challenge. ठीक है, तो जब हॉफमैन ने बोला कि भाई इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक सिंथेटिक की सब्स्टिट्यूट की बड़ी ज़रूरत है, तो हॉफमैन ने बोला कि सब्स्टिट्यूट की ज़रूरत है, तो फिर ये इन्होंने डिसाइड किया कि ओके, मैं आई विल ट्राई. इन्होंने चैलेंज ले लिया. ड्यूरिंग हिज वेकेशन इन 1856, Parkin spent his time in the laboratory on the top floor of his family's house. He was attempting to manufacture quinine from aniline, and inexpensive and readily available coal tar waste product. Okay, तो basically 1856 में इन्होंने अपना जो टाइम है काफ़ी स्पेंड किया लेबॉर्ट्री में अपनी फैमिली के जो हाउस के रूफ पे. तो वहाँ पे वो ये प्रोड्यूस करना चाहते थे, क्विनाइन मैन्युफैक्चर करने की कोशिश की इन्होंने, कोल तार के वेस्ट प्रोडक्ट एज उससे. डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट हाउएवर ही, सो यहाँ पे उन्होंने कुछ इन्वेंट करने की कोशिश की. ट्राई टू इन्वेंट क्विनाइन. सो क्विनाइन उन्होंने इन्वेंट करने की कोशिश की. ठीक है, हुआ. And providing the truth of the famous scientist Louis Pasteur words, chance favors only the prepared mind. Parkin saw the potential of his unexpected find. चलो, historically textile dyes were made from such natural source as plants and animal excretion.
तो डाइस जो थी, टेक्सटाइल डाइस थी, वो एनिमल के एक्सक्रीशन से जो वेस्ट है उनसे बनाई जाती थी. सम ऑफ दी सच एज ग्लैंडुरल म्यूकस ऑफ स्नेल. सो जैसे कि जो स्नेल का म्यूकस है वर डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन एंड आउटरेजियसली एक्सपेंसिव. तो ये जैसे इससे भी वो टेक्सटाइल डाई बनती थी, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव था. बहुत एक्सपेंसिव था ये म्यूकस ऑफ स्नेल एक जानवर होता है जो पानी में रहता है. इंडीड द पर्पल कलर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए स्नेल वॉज वंस सो कॉस्टली दैट इन सोसाइटी एट द टाइम ओनली द रिच कुड अफोर्ड इट. तो ये इतना महंगा था कि ये सिर्फ रिच ही अफोर्ड कर सकता था, मतलब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था ये. फर्दर नेचुरल डाई टेंड टू बी मडी इन ह्यू एंड फेड क्विकली. तो ये थोड़ा मडी होता था जो नेचुरल डाई था. इट वॉज अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप दैट पेरकिंस डिस्कवरी वॉज मेड. तो इसलिए जो पार्किंसन था उसने ये डिस्कवरी बनाने की सोची कि चलो सिंथेटिक बनाते हैं कोई. पार्किन क्विकली ग्रैब्स दैट हिज पर्पल सोल्यूशन कुड बी यूज टू कलर फैब्रिक. तो उसको पता लग गया था, ठीक है जी, अच्छी मतलब जल्दी पता लग गया कि उसके ने जो सोल्यूशन बनाया है वो फैब्रिक को कलर करने के लिए यूज़ हो सकता था. दस मेकिंग इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंथेटिक डाई. तो ये दुनिया की पहली सिंथेटिक डाई बन गई. माइकल फैंडले वॉज द फर्स्ट पर्सन, ट्रू और फॉल्स चेक करेंगे. माइकल फैंडले वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिकॉग्नाइज पार्किंस एबिलिटी एज अ स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री. नहीं, वो फर्स्ट पर्सन नहीं था, उसकी जो एबिलिटी थी उसके टीचर ने आइडेंटिफाई की थी. और उसका जो टीचर था वो सब्जेक्ट वो परसीव, तो उसने हिज टैलेंट एंड डिवोशन ऑफ टू द सब्जेक्ट परसीव बाय हिज टीचर थॉमस हॉल. तो उन्होंने उनको कहा था कि उनके जाके लेक्चर्स अटेंड करो रॉयल इंस्टीट्यूट में. तो ये तो फॉल्स हो गया. तो ही वॉज नॉट द फर्स्ट पर्सन रिकॉग्नाइज केमिस्ट्री. ओके, दिस इज फॉल्स. Michael Furey suggested Parkinson should enroll in the Royal College of Chemistry. माइकल फर्डे ने एक्चुअली जो ये पर्सन थे, जो इनके टीचर थे, उन्होंने कहा था कि वो उसके जाके लेक्चर अटेंड करें, माइकल फाराडे के लेक्चर्स अटेंड करें रॉयल इंस्टीट्यूट में. लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने कहा कि वो उसके जाके रॉयल कॉलेज को केमिस्ट्री को ज्वाइन करें. मे बी क्योंकि उनके लेक्चर्स उन्होंने अटेंड किए होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि दोज स्पीचेस टायर्ड द यंग केमिस्ट्रीज एंथुसियाज्म फर्दर. तो मतलब वो उन्होंने बढ़ा दिया, उसका मतलब उत्साह और बढ़ गया. ही लेटर वेंट ऑन टू अटेंड द रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, उन्होंने बाद में रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री को अटेंड किया, लेकिन इन्होंने इनको सजेस्ट किया कि नहीं किया ये तो हमें नहीं मालूम. इसमें मे बी किया हो सकता है, मे बी नहीं किया हो सकता. सो स्पेसिफिकली तो हमें नहीं पता कि उन्होंने सजेस्ट किया कि नहीं किया. सो आंसर शुड बी नॉट गिवन. पार्किन एम्प्लॉयड ऑगस्ट विल्हेम हॉर्फन एज हिज असिस्टेंट. ये तो अभी नहीं आया क्योंकि उन्हें काम नहीं शुरू किया. द ट्री फ्रॉम विच कनाइन इज डिराइव्ड ग्रो ओनली इन साउथ अफ्रीका. तो ये कुछ था. द ड्रग इज ड्राइड फ्रॉम द बार्क ऑफ द कोनाइन ट्री नेटिव टू साउथ अमेरिका इन 90 बाई डिमांड फॉर द ड्रग. तो ये तो हमें पता है कि वो साउथ अफ्रीका का था, लेकिन ओनली, जैसे यहाँ पे ओनली वर्ड यूज हो गया है, तो ये जो वर्ड होते हैं ना ओनली वाले, ये तो 100% नहीं बोल सकते. साउथ अफ्रीका में था ये तो हमें पता है, लेकिन कहीं और नहीं था. मे बी हो सकता है, मे बी नहीं हो सकता. सो विल राइट नॉट गिवन. पार्किन होप टू मैन्युफैक्चर ए ड्रग विद ए कोल तार वेस्ट प्रोडक्ट. हाँ, ये तो था. तो यहाँ पे हमने देखा था कि उन्होंने स्पेंड किया था, उन्होंने मैन्युफैक्चर कनाइन फ्रॉम द एनिलिन एन इनएक्सपेंसिव एंड रेडिली अवेलेबल कोल तार वेस्ट प्रोडक्ट. सो बेसिकली उन्होंने ये कनाइन बनाने की कोशिश की थी जो कोल तार वेस्ट प्रोडक्ट का इनएक्सपेंसिव मतलब सस्ता था और रेडिली अवेलेबल था, आसानी से अवेलेबल था. तो ये हम बोलेंगे ट्रू. वाई इट इज़ नॉट वर्किंग. Parkin was inspired by the discovery of the famous scientist Louis Pasteur. ये 7th अभी तक हमें नहीं पता कि वो किससे इंस्पायर्ड था. स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ नहीं बोला कि वो इंस्पायर्ड था.
Okay, let's see further. So we have done with how many questions? 1 2 3. Third is not done. Fourth is also not done. Parkin was still young when he made the discovery that made him rich and famous. वो भी उसने डिस्कवरी कहाँ पे की? एट द टाइम कनिन वॉज ओनली, तो यहाँ पे तो नहीं हुई, तो यहाँ पे उन्होंने डिस्कवरी करने की कोशिश की थी. चलो चेक करते हैं. हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे. उन्होंने बनाया डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स हाउएवर ही डिड नॉट एंड अप विद कनाइन. उन्होंने कनाइन नहीं मिली, उनको बना नहीं पाए, सो वो नहीं बना पाए. ही डिड नॉट एंड अप कनाइन. इंस्टेड ही प्रोड्यूस्ड ए मिस्टीरियस डार्क स्लग्ज. Luckily, Parkinson's scientific training and nature prompted him to investigate the substance further. उन्होंने कुछ और बनाया, लेकिन उनकी जो साइंटिफिक ट्रेनिंग थी उन्होंने इसलिए वो सब्सटेंस जो भी बनाया उसको रिसर्च किया, इन्वेस्टिगेट किया. Incorporating potassium dichromate and alcohol into the aniline at various stages of the experimental process. So उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया, मतलब लगाया, और पोटेशियम और ये लगाया और अल्कोहल उसमें डिफरेंट स्टेजेस पे उन्होंने वेरियस स्टेजेस पे उन्होंने यूज़ किया. ही फाइनली प्रोड्यूस ए डीप पर्पल सोल्यूशन. उनको एक डीप पर्पल सोल्यूशन मिल गया. एंड प्रूविंग द ट्रुथ ऑफ द फेमस साइंटिस्ट लुइस पर्सल्स वर्ड चांस फेमस ओनली द prepared mind, Parkin saw the potential of his unexpected find. तो जो एक पुराने साइंटिस्ट, फेमस साइंटिस्ट था, कौन था उनका? लुइस पेस्टर्स. उनके जो वर्ड्स थे उनको याद आ रहे थे कि वो कि ये चांस फेवर्स ओनली द प्रिपेयर्ड माइंड. जो चांस है, मतलब जो चांस है कोई लेता है, तो वो जो अच्छा माइंड हो, प्रिपेयर्ड माइंड हो, उसी को फेवर करता है वो. तो इसलिए उन्होंने पोटेंशियल देखा, उन्होंने जो भी फाइंड किया. तो यहाँ पे था पार्किन वॉज इंस्पायर्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ फेमस. नो, उनकी डिस्कवरी से वो इंस्पायर्ड नहीं थे. ये तो हमें मे बी उनकी डिस्कवरी से इंस्पायर हो भी सकते नहीं भी. यहाँ पे ये तो हमें कंफर्म है कि उनके जो वर्ड्स थे उनसे वो बहुत इंस्पायर्ड थे. ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ फेमस साइंटिस्ट लुइस. पर अब उन्होंने डिस्कवरी क्या की ये तो हमें नहीं पता, तो मे बी उनकी डिस्कवरी से वो इंस्पायर्ड हो भी सकते हैं. यहाँ पे ये तो नहीं दिया कि वो उनकी डिस्कवरी से इंस्पायर्ड थे या नहीं थे, लेकिन उनके वर्ड्स से वो बिल्कुल इंस्पायर्ड थे. ही वॉज अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ पार्किंस डिस्कवरी ही वॉज मेड. तो ये हमें नहीं पता लगा कि वो यंग थे जब उन्होंने डिस्कवरी की. He became Hoffman's youngest assistant. वो हॉफमैन के, he became Hoffman's youngest assistant. Parkin employed August Wilhelm Hoffman as his assistant. तो at the age of 15, at the time of Parkin's enrollment, the Royal College of Chemistry was held by the noted German chemist August Wilhelm Hoffman. Parkin's scientific gift soon caught Hoffman's attention and within 2 years he became Hoffman. तो पार्किन इनके असिस्टेंट बने, इन्होंने, पार्किन ने इनको असिस्टेंट नहीं बनाया, तो ये तो गलत है. सो इसलिए हम इसको बोलेंगे फॉल्स. दिस इज डन. पार्किन वॉज स्टिल यंग, ये नहीं पता लगा आंसर. Parkin's scientific gift soon caught Hoffman's attention and within 2 years he became Hoffman's youngest assistant. वो सबसे छोटे असिस्टेंट बन गए. Not long after that Parkin made the scientific breakthrough that would bring him both fame and fortune. ओके ठीक है. तो वो उसके यंगेस्ट असिस्टेंट बन गए और उसके 2 साल में ही, मतलब 2 साल में वो यंगेस्ट असिस्टेंट बन गए और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया उन्होंने एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू की जिनसे उनको फेम एंड फॉर्चून मिला. तो यह दैट मीन्स उन्होंने जल्दी ही अपनी एज में फेम एंड फॉर्चून ले लिया था. सो दैट मीन्स दिस इज करेक्ट, दिस इज ट्रू. दिस इज डन. बिफोर Parkin discovery with that group in society was the color purple associated. Before Parkin's discovery with what group of society was the color purple associated? So उनकी डिस्कवरी से पहले पर्पल कलर किससे एसोसिएटेड था? पर्पल कलर
textile dye was made from such natural source as plants, and some of these as were able to. Indeed, the purple color extracted from a snail was once so costly that in society at the time only the rich could afford it. तो ये पर्पल कलर का जो था बेसिकली ये सिर्फ रिच अफोर्ड कर सकते थे. व्हाट ग्रुप इन सोसाइटी, किस ग्रुप, सोसाइटी के किस ग्रुप से ये कलर एसोसिएटेड था? मोस्ट लाइकली रिच ग्रुप तो नहीं लिखेंगे, आई थिंक रिच इज मोर देन इनफ. What potential did Parkins immediately understand with this new dye had? कौन सी उनको what potential did Parkinson immediately understand? उन्होंने कौन सी but perhaps the most fascinating of all Parkinson's reactions to his find was his nearly instant recognition that the new dye had commercial possibilities. तो ठीक है, तो उनको एकदम से उन्होंने recognize कर लिया, instant मतलब बड़ी fast, nearly बड़ी fast उन्होंने recognize कर लिया that the new dye had commercial possibilities, कि उसकी जो new dye है उसकी commercial possibilities है, मतलब उसका business हो सकता था. What potential did Parkinson immediately understand? So commercial possibilities. He originally named his dye train purple, but it later became commonly known as mauve. What was the name of the person Parkin consulted before setting up his own dye work? What was the name finally used to refer to the first color Parkin invented? Parkin originally invented dye train purple, but it later became commonly known as mauve from the French for the plant used to make the color violet. ठीक है, सो उन्होंने पहले उनका जो नाम था वो रखा था ट्रेन पर्पल, लेकिन लेटर उन्होंने कॉमनली उसको जो नाम दिया वो था MAUVE. सो आंसर ऑफ 11th इस यहीं पे लिख देते हैं MAUVE, मयूव. ठीक है. इन विच कंट्री डिड पार्किंसन न्यूली इन्वेंटेड कलर फर्स्ट बिकेम फैशनेबल? किस कंट्री में वो फैशनेबल हो गया? He asked advice from Scottish dye worker owner Robert Puller, who assumed him that manufacturing the dye would be well worth if the color remained fast, that is would not fade. ठीक है, तो वो रॉबर्ट पुलर से मिले, मतलब जो डाई का काम करते थे, एडवाइस स्कॉटिश डाई वर्कर. ठीक है, उनसे वो मिले, उनसे एडवाइस ली, तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई ये एक अच्छा काम करेगा ये अगर फेड ना हो जल्दी, एंड कॉस्ट वॉज अगर वो कम पैसे में मिले. सो ओवर द फियर्स ऑब्जेक्शन ऑफ हिज, फियर्स मतलब hard objections of his mentor Hoffman, he left college to give birth to the modern chemist industry. तो उन्होंने हॉफमैन ने उनको काफ़ी बोला कि ऐसा मत कर, लेकिन वो कॉलेज छोड़ के चले गए केमिस्ट्री में, वो केमिकल इंडस्ट्री में. With the help of his father and brother, Parkin set up a factory not far from London. According to the passage, what was the name? In which country did Parkinson newly invented first color became fashionable? यहाँ पे एक क्वेश्चन था, with which group of the color purple associated, ये हो गया, commercial possibility हो गया, name हो गया. What was the name of the person Parkins consulted before? अच्छा, किससे कंसल्ट किया था? ये तो मैंने गलत लिख दिया, in which country. So then he finally referred to the color. 10th का जो आंसर है that is MAUVE विजिबल है. 11th का जो आंसर है वो पर्सन से कंसल्ट किया था, उसका नाम हम देखेंगे रॉबर्ट पुलर, ROBERTPULLAR. इन विच कंट्री डिड पार्किंसंस न्यूली इन्वेंटेड कलर बिकम फैशनेबल? ये रह गया अभी, तो ये हम यहाँ से रेज कर देंगे बिकॉज 10th 11th हमारा हो गया, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो गया. इन विच कंट्री डिड पार्किंसन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कौन सी डिजीज़ इज़ नाउ बीइंग ट्रीटेड एज रिसर्चर यूजिंग सिंथेटिक डाई? सिंथेटिक डाई से कौन सी डिजीज़ आजकल ठीक हो रही है? फैशनेबल कहाँ पे हुआ? विद द हेल्प, उन्होंने फैक्ट्री सेट की, ठीक है,
अपने ब्रदर और फादर के साथ, नॉट फार फ्रॉम लंदन में ही, यूटिलाइजिंग द चीप एंड प्लेंटीफुल कोल टार दैट वाज द ऑलमोस्ट अनलिमिटेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द लंदन्स गैस स्ट्रीट लाइटिंग। तो उन्होंने यूज़ किया जो बाय प्रोडक्ट था लंदन की गैस स्ट्रीट लाइटिंग, दैट इज कोल टार, उसका द डाई वर्क बिगेन प्रोड्यूसिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड सिंथेटिक डाई मटेरियल। द कंपनी रिसीव्ड ए कमर्शियल बूस्ट फ्रॉम द इम्प्रेस Igoulet of France when she decided the new color flattered her. Very soon, mauve was the necessary shade of all the fashionable ladies in that country. तो फ्रांस में ये सबसे ज़्यादा फैशनेबल हुआ पहले, सो इसलिए हमारा जो आंसर होगा फैशनेबल 12th का, दैट विल बी फ्रांस। ठीक है, तो यहाँ पे तो फैशन के बारे में हो गया। ऑल्दो पार्किंसन फेम वॉज अचीव्ड एंड फॉर्चून अज्यूम्ड बाय हिज फर्स्ट डिस्कवरी, द केमिस्ट कंटिन्यूड फॉर रिसर्च। ठीक है, तो उन्हें काफ़ी मतलब काफ़ी फेम मिल गया, लेकिन उसने केमिस्ट ने अपनी रिसर्च कंटिन्यू रखी। ऑल्दो द डाइज वर डेवलप्ड एंड इंट्रोड्यूस वर लाइन एंटी ब्लैक एंड लेट इन एंटी पार्किंसंस ग्रीन। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सो काफ़ी सारी डाइज बनी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट पार्किंसन सिंथेटिक डाई डिस्कवर्ड हैड आउटकम्स फार बियॉन्ड द मेयरली डेकोरेटिव। तो उसकी जो डाई थी वो सिर्फ डेकोरेशन के लिए काम नहीं हुई थी, बहुत काम आती थी। द डाई ऑल्सो बिकेम वाइटल टू मेडिकल रिसर्च इन मैनी वेज। तो उसके वो मेडिकल रिसर्च में भी यूज हुई। फॉर इंस्टेंस दे वर यूज टू स्ट्रेन प्रीवियसली इनविजिबल माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया। ठीक है, तो वो बेसिकली इनविजिबल माइक्रोब्स और बैक्टीरिया के लिए यूज़ किए थे, अलाउइंग रिसर्चर्स टू आइडेंटिफाई सच बेसिली एंड ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा एंड एंथ्रेक्स। तो ये इनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी वो यूज़ करते थे ये सब बीमारियों को। आर्टिफिशियल डाई कंटिन्यू टू प्ले अ क्रूशियल रोल टुडे अकॉर्डिंग टू द पैसेंजर विच इज नाउ बीइंग टारगेटेड नाउ। तो आज कौन सी, तो यहाँ पे आंसर आएगा टुडे। एंड इन व्हाट वुड हैव बीन पर्टिकुलरली pleasing to Parkinson, their current use is in the research for a vaccine against malaria. So the answer of 13th, so I hope आपको visible है, यहाँ पे लिख देते हैं 13 आंसर इज। कौन सी डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जा रहा है यार, या मतलब इस पर रिसर्च हो रही है, मलेरिया है। दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ। इसमें भी मुझे समझाने में के लिए आपको थोड़ा टाइम लगा, बट आई होप आप समझ सकते हैं कि आपको रीडिंग कैसे करनी है। नेक्स्ट इज इन देयर इज देयर एनीबॉडी आउट देयर, क्या कोई है वहाँ पे। द रिसर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल इंटेलिजेंस, मतलब हम बाहरी जो इंटेलिजेंस है उसको सर्च कर रहे हैं, मतलब एलियंस की बात हो रही है। दिस क्वेश्चन ऑफ वेदर वी आर, सो इसमें हम, ये कहाँ से आया, लिस्ट ऑफ हेडिंग एक आंसर दिया हुआ है। फिफ्थ रीजन फॉर द रिसर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इंटेलिजेंस। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इंटेलिजेंस के लिए रीज़न बताएं क्या है। सो हम इसको छोड़ के, पहले ए को छोड़ के ए, तो ए तो ये होना चाहिए था। चलो विल स्टार्ट विद बी सी डी ई, बी सी डी ई। ओके, विल स्टार्ट विद बी। In discussing whether we are alone, most SETI scientists adopt two ground rules. तो इन डिस्कसिंग वेदर वी आर अलोन, तो डिस्कस करने के लिए कि हम अकेले हैं कि नहीं, सो ज़्यादातर जो सेती साइंटिस्ट हैं वो दो रूल्स को वो अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन से हैं। फर्स्ट यूएफओ, अगर फर्स्ट है तो मतलब सेकंड भी होगा। सेकंड, वी make a very conservative assumption that we are looking for a life form that is pretty well like us. तो हम ये सोच रहे हैं कि हम ऐसी एक लाइफ फॉर्म ढूंढेंगे, मतलब उसके लिए सर्च कर रहे हैं जो हमारे जैसी ही है, सिंस वी आर सिमिलर। ओके चलो ठीक है। सो अगर हमें ये बताना हो, ठीक है, सो सी, तो डिस्कस कर रहे हैं कि हम दो ग्राउंड्स पे हम साइंटिस्ट अडॉप्ट टू ग्राउंड्स वेदर वी आर अलोन, ये जानने के लिए कि हम अलोन हैं, ये दो चीज़ें हम ढूंढते हैं, दो ग्राउंड रूल्स यूज़ करते हैं। आर जनरली इग्नोर्ड सिंस मोस्ट साइंटिस्ट डोंट कंसिडर द एविडेंस फॉर देम टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू बेयर सीरियस कंसिडरेशंस।
सीकिंग द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो सिग्नल्स फ्रॉम प्लैनेट्स, ये तो नहीं है। क्योंकि रेडियो सिग्नल्स की भी बात नहीं हुई। अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू द सिग्नल, रिस्पॉन्स, सिग्नल ही नहीं आया तो रिस्पॉन्स कैसे होगा। वास्ट डिस्टेंस टू अर्थ क्लोजेस्ट नेबर्स, अर्थ के क्लोजेस्ट नेबर से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, ये भी नहीं हुआ। अजम्पशन अंडरलाइनिंग द रिसर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इंटेलिजेंस, assumptions underlining the research extra territorial intelligence, रीज़न तो ये नहीं है। नॉलेज ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लाइफ फॉर्म्स, नॉलेज तो अभी नहीं है उसकी। लाइकलीहुड ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स, दूसरे प्लैनेट्स पे लाइफ हो सकती है, तो यही डिस्कस कर रहे हैं कि हम अकेले हैं कि यहाँ पे कोई और भी है, तो कोई और भी हो सकता है। फॉर द टाइम बिंग हम चेक करते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। लेट्स सी आगे क्या है। Even when we make these assumptions, our understanding of other life form is still severely limited. अगर हम ये assume कर भी लें, ठीक है, कि बाहर कोई है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग इनकी बड़ी लिमिटेड है। We do not even know, for example, how many stars have planets, and we certainly do not know how likely it is that life will arise naturally given the right conditions. तो हमें बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता, कितने स्टार्स हैं, क्या वहाँ पे होगा, क्या है assumptions underlying the research for extra. लेट्स सी, थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं, यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा। However, when we look at 100 billion stars in our galaxy and 10 billion galaxies in the observed universe, it seems inconceivable that at least one of these planets does not have a life form on it. So अगर हम ये बात करें कि इतने 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं, 100 बिलियन स्टार्स हैं और 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं, तो ये मतलब हम मान नहीं सकते कि कोई और उस प्लैनेट पे कोई मतलब लाइफ नहीं है, मतलब कोई ना कोई तो होगी। इनफैक्ट द बेस्ट एजुकेशन गेस वी कैन मेक यूजिंग द लिटिल दैट वी डू नो अबाउट द कंडीशंस फॉर कार्बन बेस्ड लाइफ लीड अस टू एस्टिमेट दैट परहैप्स 1 in 1000 स्टार्स माइट हैव ए लाइफ बेयरिंग प्लैनेट ऑर्बिटिंग इट। मतलब जो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है उस पर हम ये गैस लगा सकते हैं कि कोई मतलब कम से कम एक तो 1,00,000 में एक स्टार के आसपास तो कोई ना कोई लाइफ होगी जो घूम रही होगी। दैट मीन्स दैट आवर नियरेस्ट नेबर आर परहैप्स 1000 गैलेक्सी लाइट ईयर्स अवे। तो जो हमारा सबसे पास का जो नेबर है वो 1000 लाइट ईयर्स हमारे से दूर है, विच इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट डोर इन एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स, जो हमारे नेक्स्ट डोर है। लाइकलीहुड का जो कंसेप्ट है वो इससे नहीं, वो हम सी से मैच कर सकते हैं कि यहाँ पे बता रहा है कि वहाँ पे कोई ना कोई तो होगा, 1 in 1,00,000 कोई ना कोई तो होगा। सो बी जो था, लेट मी चेक वंस मोर, since it differ radically from us, we may well not recognize it as a life form, quite apart from whether we are able to communicate with it. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बोल रहे हैं कि हम अपने जैसे ही ढूंढ रहे हैं, बट अगर सिंस इफ इट डिफर्स रेडिकली फ्रॉम अस, अगर वो हमसे बिल्कुल डिफरेंट हुआ, वी मे वेल नॉट रिकॉग्नाइज इट एज अ लाइफ फॉर्म, हम शायद उसको रिकॉग्नाइज करें ना करें लाइफ फॉर्म में, क्वाइट अपार्ट फ्रॉम वेदर वी आर एबल टू कम्युनिकेट विद इट। लेकिन ये टोटली उससे डिफरेंट है कि हम उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इन अदर वर्ड्स, द लाइफ फॉर्म वी आर लुकिंग फॉर मे वेल हैव 2 green heads or several fingers, but it will nevertheless resemble us in us in that it should communicate with us with its fellows. तो हम ये तो है, ठीक है, हम ज़रूरी नहीं है कि हमारे जैसे ही हों, लेकिन हाँ जैसे भी हों, चाहे हमारे जैसे नहीं दिखते, हम उनको शायद लाइफ ना भी माने, पर कम से कम वो हम पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो हम अज्यूम करते हैं कि हम एक्स्ट्रा सर्च कर रहे हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस को। सो दैट्स वाई वी कैन से दिस इज़ बी। सो दिस इज़ 4th। and C1 is 7.
एन एलियन सिविलाइजेशन could choose many different ways of sending information across the galaxy. जो एलियन है वो कई तरह की डिफरेंट वेज से हमको सिग्नल भेज सकते हैं, बट मैनी ऑफ दीज आइदर रिक्वायर टू मच एनर्जी, बट उसके लिए काफ़ी सारी एनर्जी चाहिए उसकी उस होगी उनको, और एल्स आर severely attenuated while transferring the vast distance across the galaxy. It burns out that, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक्स है, फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ ट्रांसमिशन पावर रेडियो वेव्स इन द फ्रिक्वेंसी रेंज एन ए टू एन ए ट्रैवल द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस. तो ठीक है, तो वो बड़े वो कई तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो रेडियो वेव्स होती हैं इतने से इतने फ्रिक्वेंसी की, ये सबसे मतलब ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं. एंड सो ऑल सर्च टू डेट हैव कंसनट्रेटेड ऑन लुकिंग फॉर रेडियो वेव्स इन दिस फ्रिक्वेंसी रेंज. तो फिर जब जितनी भी आज तक सर्च हुई है तो वो यही फ्रिक्वेंसी की रेडियो वेव को उन्होंने मेजर करने की कोशिश की है. तो ठीक है, सीकिंग ट्रांसमिशन फ्रॉम रेडियो सिग्नल, ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट. नेक्स्ट ई पैराग्राफ. ई पैराग्राफ. There is a considerable debate over how we should react if we detect a signal from an alien civilization. तो हम react कैसे करेंगे, तो appropriate response to the, तो ये हो गया सेकंड. ये काफ़ी इजी था. यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है, यहाँ पे रिएक्ट करेंगे. नो मोर देन 2 वर्ड्स. सो 2 से ज़्यादा वर्ड्स हम यूज़ नहीं कर पाएंगे इनके लिए. What is the life expectancy of Earth? लाइफ की, अर्थ की क्या लाइफ है? What kind of signals from other intelligent civilizations are SETI scientists searching for? किस तरह के सिग्नल्स वो सर्च कर रहे हैं? तो रेडियो, यही हमने भी पढ़ा है कि वो किस तरह के सिग्नल सर्च कर रहे हैं, रेडियो वेव्स. ठीक है. एंड ऑल सर्चेज टू डेट मतलब अब तक हैव कॉन्सेंट्रेटेड ऑन लुकिंग फॉर. ठीक है, तो रेडियो वेव्स के सिग्नल्स हम सर्च कर रहे हैं. ये आंसर मिल गया. फाइंड लाइफ रिसेंबल्स ह्यूमन इन मैनी वे. कहाँ था? ओके, दिस रेडियो सिग्नल्स. हाउ मेनी स्टार्स आर वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल रेडियो टेलीस्कोप सर्चिंग? हाउ मेनी स्टार्स आर द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल रेडियो टेलीस्कोप सर्चिंग, मतलब जो दुनिया का सबसे पावरफुल रेडियो टेलीस्कोप है वो कितने स्टार्स सर्च कर रहा है. इसका तो कोई नंबर होगा. ये तो मेगाहर्ट्ज था. That means that our nearest neighbor are perhaps 1000 light years. When we look at 100 billion stars of our galaxy and 10 billion galaxies, some stars have planets. How many stars are the world's most powerful radio telescope searching? 1000 frequency range. This part of the project is searching the nearest 1000 likely stars with a high sensibility of signals at frequency range of 1. तो ठीक है, तो अमेरिकन ऑपरेटेड टेलीस्कोप. ठीक है, ये जो टेलीस्कोप है फ्रांस में, अमेरिका जो ऑपरेट करता है, इसका प्रोजेक्ट क्या है, 1000 स्टार्स को इनको ढूंढना है. तो जैसे अगर ये पूछा हाउ मेनी स्टार्स, तो बट वैसे कोई नंबर होगा. तो 1000 स्टार्स, 1000 बहुत है, इनफ है. अगर आप स्टार्स लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे पूछा ही है हाउ मेनी स्टार्स, सो 1000. दैट्स वाई 1000 कैन बी द आंसर. लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द अर्थ. तो अर्थ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? ये स्टार्टिंग में हो सकता है, ये भी कोई नंबर हो सकता है. Since the life of the planet like our is several billion years, okay, our planet is several billion years, we can expect that. Okay, so क्या है हमारी life expectancy? What is the life expectancy? Several billion years. EILLION years.
हम सेवरल नहीं लिख पाएंगे। जब भी हमें 2 वर्ड्स लिखने हैं तो हम मैनी, सम वगैरह ये वर्ड जो एडजेक्टिव्स हैं, आई होप एडजेक्टिव पता है आपको क्या होता है, ये वर्ड्स यूज़ नहीं करते। सो वी आर डन विद दिस। सो ट्रू फॉल्स वी आर लेफ्ट। Alien civilization may be able to help the human race to overcome serious problems. SETI scientists are trying to find a life from that resembles human in many ways. ये तो ट्रू है। तो हम लाइफ ऐसी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो रिजेंबल करे ह्यूमन को। तो ये हमें कहाँ मिला था? ये हमें स्टार्टिंग में मिला था यहाँ पे। वी मेक अ वेरी कंजर्वेटिव assumption that we are looking for a life form that is pretty well like us. हम ऐसी सोच रहे हैं कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमें वैसी ही लाइफ मिलेगी जो हमारे जैसी है। द अमेरिकन एंड ऑस्ट्रेलियंस हैव कोऑपरेटेड ऑन जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट। यहाँ पे एक टेलीस्कोप का था काम, अमेरिकन ऑपरेटेड टेलीस्कोप इन्होंने दिया, फ्रेंच टेलीस्कोप इन नैन्सी। द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज रिसर्चिंग एंड द NA स्टार. The other part of the project is unidirectional search, which is monitoring all the space with a lower using the smaller antennas of NASA's deep space research. The project has 2 parts. The scale of the search has been increased. The US Congress voted NASA 10 million per year for the 10 years to conduct a thorough research for extraterrestrial. ठीक है, तो इतना पैसा दिया उन्होंने कि भाई लाइफ को ढूंढो। मच ऑफ द मनी इन द प्रोजेक्ट इज बीन सेंट ऑन डेवलपिंग द स्पेशल हार्डवेयर नीडेड टू सर्च मैनी फ्रिक्वेंसी एडवांस। ठीक है, तो इसको लिए हार्डवर्क के लिए ये खर्चा किया काफ़ी। द प्रोजेक्ट हैज़ 2 पार्ट्स. वन पार्ट इज टारगेटेड रिसर्च यूजिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप। एक तो उन्होंने रेडियो टेलीस्कोप पे खर्चा किया। अमेरिकन ऑपरेटेड टेलीस्कोप इन, अच्छा ये अमेरिकन ऑपरेटेड टेलीस्कोप है ओपीओ में। पूरी रियो एंड द फ्रेंच टेलीस्कोप इन नैन्सी इन फ्रांस। ओके, डिफरेंट टेलीस्कोप्स हैं। अमेरिकन एंड ऑस्ट्रेलियन हैव कोऑपरेटेड इन जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, प्रोजेक्ट्स के बारे में तो यहीं पे पता है। Including so far there have been number of searches at various groups around the world, including Australia search using the radio telescope at Parkes, New South Wales. Until now there have not been any detection from the new 100 stars which have been researched. अभी तक तो 100 स्टार्स में कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पे कोई रिसर्च ऑस्ट्रेलिया ने भी की है, लेकिन कोई कोऑपरेटेड उनका जॉइंट वेंचर था। ये हमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सो इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नॉट गिवन। यहाँ पे हमें पूरा लिखना है। So far SETI scientists have picked up radio signals from several stars. अच्छा, SETI साइंटिस्ट ने काफ़ी सारे सिग्नल्स मिले उनको, सेवरल स्टार्स में से सिग्नल मिले। लेकिन यहाँ पे ऊपर एक था जहाँ पे लिखा था कि about the condition of carbon-based life led us to estimate that perhaps 1 in 1 lakh stars might have a life-bearing planet orbiting it. That means that our nearest neighbor, ठीक है, तो हमारा ये एस्टिमेशन है कि लाखों में से किसी एक में हमें मिल जाएगा कोई कि वहाँ पे ऑर्बिट रहते हों। तो हमें कोई सिग्नल नहीं मिले। सो मतलब ऐसा नहीं हमें बहुत सारे सिग्नल्स मिले। सो हैव पिक्ड अप रेडियो सिग्नल्स फ्रॉम सेवरल स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स और रेडियो सिग्नल मिले। तो ये हो जाएगा फॉल्स। द नासा प्रोजेक्ट अट्रैक्टेड क्रिटिसिज्म फ्रॉम सम मेंबर्स ऑफ कांग्रेस। ये भी नहीं अभी मिला। इफ द सिग्नल फ्रॉम आउटर स्पेस इज रिसीव्ड इट विल बी इंपॉर्टेंट टू रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली। सिग्नल्स कहाँ पे मिले थे? रिस्पॉन्स की बात हुई थी यहाँ पे। देयर इज अ कंसिडरेबल डिबेट ओवर हाउ वी शुड रिएक्ट इफ वी डिटेक्ट ए सिग्नल फ्रॉम द एलियन सिविलाइजेशन। कैसे हमें रिएक्ट करना चाहिए अगर हमें एलियन सिविलाइजेशन मिल जाए तो? एवरीबॉडी एग्रीज दैट वी शुड नॉट रिप्लाई इमीडिएटली। हमें इमीडिएटली रिप्लाई नहीं करना है। सो ये बोल रहे हैं प्रॉम्प्टली मतलब इमीडिएटली, लेकिन हमें इमीडिएटली रिप्लाई नहीं करना है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। So alien civilization may be able to help human race to overcome serious problems. एंड में हो सकता है 100 years of rely, so it takes hundreds of years for the signal to reach us. बहुत साल लग जाएंगे, the further new 100 years रिसर्च करने में लग जाएंगे। ये तो उसके बारे में है कि रिस्पॉन्स करना है।
यहाँ पे हम सर्च कर रहे थे, सर्च करने के स्टार्टिंग में हो सकता है। नासा ने प्रोजेक्ट को काफ़ी पैसा दिया था, क्रिटिसिज्म तो नहीं मिला, अगर मिला भी होगा हमें कंफर्म नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे नासा ने पैसा दिया था, मच ऑफ द मनी उन्होंने यहाँ पे स्पेंड की, यहाँ पे स्पेंड की 25 यहाँ पे स्पेंड की। सो नासा ने, कांग्रेस ने नासा के प्रोजेक्ट को क्रिटिसाइज़ किया कि नहीं किया ये हमें मालूम नहीं है, सो इसलिए विल गिव नॉट गिवन एज योर आंसर। टू ओवरकम सीरियस प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जा सकता था। So this is the information which is written. Thus, any other civilization that we hear from is likely to be far older on average than ourselves. So अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम रिसीव करते हैं तो वो काफ़ी पुरानी होगी, क्योंकि अर्थ तक सिग्नल पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, हज़ारों साल लग जाएंगे। कहीं किसी दूर के प्लैनेट से किसी ने अगर सिग्नल भेजा होगा। द मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ सच अ सिविलाइजेशन विल टेल ऑफ दैट लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इज़ पॉसिबल। ये हमें ये बताएगी कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पॉसिबल है। एंड गिव अस सम कॉज फॉर ऑप्टिमिज्म, ये हमें ऑप्टिमिज्म देगा। एंड इट इज़ इवन पॉसिबल दैट older civilization may pass on the benefits of their experience in dealing with threats to survival such as nuclear war and global pollution and other threats that we have yet discovered। तो हमें इन सब से वो possible solutions provide कर पाएगा कि हाँ कि ये सब हम डील कर सकते हैं। तो that's why this is true। अदर सिविलाइजेशन में बी एबल टू हेल्प ह्यूमन रेस टू ओवरकम सीरियस प्रॉब्लम्स। बिल्कुल, बाकी सिविलाइजेशंस की अगर हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो हम काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर पाएंगे, हेल्प मिलेगी हमें उससे। ओके, सो दिस इज डन, ऑल क्वेश्चंस आर डन। सो नेक्स्ट विल स्टार्ट विद पैसेज 3। द हिस्ट्री ऑफ द टॉर्टोइज। इफ वी गो बैक फार इनफ एवरीथिंग लिव्ड इन द सी। अगर हम बहुत पीछे जाएं तो हर कुछ सी में था। एट वेरियस पॉइंट्स इन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एक्सपीरियंसिंग इंडिविजुअल्स विद इन मैनी डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स, ठीक है, मूव्ड आउट ऑन टू द लैंड। सो बेसिकली इंडिविजुअल्स विद इन मैनी डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स, बहुत सारे जो एंटरप्राइजिंग इंडिविजुअल्स, बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स थे वो एनिमल ग्रुप्स में से वो लैंड पे आ गए, ठीक है। तो ये पूरा डाटा इसके बाद पास हो सकता है कि जो एनिमल्स हैं जो मूव आउट ऑन टू द लैंड, जो लैंड पे आ गए। नेक्स्ट है मूविंग फ्रॉम What had to transfer from sea to land before any animals could migrate? क्या चीज़ ट्रांसफ़र होनी थी सी से लैंड में एनिमल्स के माइग्रेट होने से पहले? टेकिंग देयर ओन प्राइवेट सी वाटर, समटाइम्स इवन टू द मोस्ट पार्स डेजर्ट्स, ठीक है। तो वो माइग्रेट हो गए बहुत सारे डेजर्ट्स में भी, टेकिंग देयर ओन प्राइवेट सी वाटर विद देम इन ब्लड एंड सेलुलर फ्लूइड्स, ठीक है। वो जो सी वाटर था वो अपने साथ ले गए ब्लड में, फ्लूइड में। इन एडिशन टू द रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स एंड इंसेक्ट्स विच वी ऑल सी ऑल अराउंड अस, जो सब कुछ हम जानवर वगैरह देखते हैं हमारे पास। अदर ग्रुप्स दैट हैव सक्सीडेड आउट ऑफ वाटर इंक्लूड स्कॉर्पियंस, नेल्स एंड क्रस्टेशियंस सच एज वुड लेस एंड लैंड क्रैब्स, ये सारा कुछ बोल रहे हैं, मिलीपेड्स एंड वेरियस वॉर्म्स। एंड वी must not forget the plants without those prior invasion of the land none of other migrations could have happened, ठीक है। तो वो बोल रहे थे ये सारे हमारे यहाँ पे मतलब माइग्रेट हुए लैंड पे, हमें उसको भी नहीं भूलना चाहिए, किसकी माइग्रेशन को, प्लांट्स को, विदाउट हुज प्रायर इन्वेजन ऑफ द लैंड नन ऑफ द अदर माइग्रेंट्स कुड हैव हैपेंड। इन्वेजन होता है घुसपैठ, तो जब तक प्लांट्स नहीं आते ना तब तक कोई भी माइग्रेशन नहीं होती। तो एनिमल्स की माइग्रेशन से पहले कौन माइग्रेट किया था?
plants. Which two possesses are mentioned as those in which animals had to make big changes as they move into land? कौन सी दो चीज़ें उनके पास होनी चाहिए अगर उनको लैंड पे मूव करना है? कौन सी उनमें दो चेंजेस करनी चाहिए? विच फिजिकल फीचर्स पोजेस्ड बाय देयर एंसेस्टर्स डू वेल लैक? कौन सी जो फिजिकल फीचर्स थे वेल्स में नहीं थे? विच एनिमल माइट रिजेंबल्ड? तो ये जो एनिमल है ये किसको रिजेंबल करता था? तो विल सी. देन है ट्रू फॉल्स. टर्टल्स के बारे में बात नहीं. इट इज़ ऑलवेज डिफिकल्ट टू डिटर्मिन वेयर एन एनिमल लिव्ड व्हेन इट्स रिमेन्स वर इनकम्प्लीट. फॉसिलाइज्ड रिमेन्स वर इनकम्प्लीट. द हैबिट ऑफ, ये की इसकी भी बात नहीं हुई. तो नेक्स्ट है ब्लैंक्स. ब्लैंक्स के बाद ओके, सो देयर इज़ वन MCQ. सो विल स्टार्ट विद हेयर. फर्स्ट आंसर आ गया हमारे पास. मूविंग फ्रॉम वाटर टू लैंड इन्वॉल्व ए मेजर डिज़ाइन, रीडिज़ाइन ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. अगर जब हम मूव करते हैं, मतलब मूव किया जाता है जब लैंड से वाटर से लैंड पे, तो बहुत सारी मेजर डिज़ाइंस को चेंज करना पड़ेगा, रीडिज़ाइन करना पड़ेगा लाइफ के, इंक्लूडिंग ब्रीदिंग एंड रिप्रोडक्शन. ब्रीदिंग एंड रिप्रोडक्शन को भी. विच टू पोजेसेस? तो कौन सी चीज़ों को हैड टू मेक चेंजेस? ब्रीदिंग एंड reproduction. ठीक है. Which physical features possessed by their ancestors do whales lack? So whales में कोई मतलब whales में उनके ancestors में कोई features थे लेकिन whales में वो नहीं है. Do whales lack? ठीक है. whales की बात होगी. Which animals? ये जो person है ये किसको resemble करता है? ये जो animal है किसको resemble करता है? ये भी check करेंगे. Throughout land animals later turned around, abandoned their hard-earned terrestrial retooling and returning to the water seal have only gone part way back. ठीक है. So ठीक है. Nevertheless, a good number of through-going land animals later turned around, abandoned their hard-earned terrestrial retooling and returned to the water seals. बहुत सारे जो जानवर थे वो गए थे, वो वापस भी आ गए. ठीक है, वापस आ गए. They show us what the intermediates might have been like on the way to extreme cases such as whales and dugongs. तो ये बता रहे हैं कि ये कैसे होंगे. Whales including the small whales were called dolphins. जो छोटी whales हैं उनको dolphins कहते हैं. We call dolphins. And dugongs with their close cousins and manates ceased to be land creatures, although and reverted to the full marine habits of their remote ancestors. बेसिकली ये बोलना चाहते हैं कि वेल्स और ये जो डुगॉन्स थे ये मे बी लैंड पे आए, लेकिन ये वापस कहाँ पे चले गए? अपने एंसेस्टर्स के बाद, मतलब मैरीन मतलब पानी में चले गए. दे डोंट इवन कम ऑफ शोर टू ब्रीड. तो वो ऑफ शोर पे भी नहीं आते, एज शोर पे भी नहीं, मतलब बाहर भी नहीं, किनारे पे भी नहीं आते. दे डू, या ऊपर भी नहीं आते. हाउएवर स्टिल ब्रीद एयर, पर ये फिर भी एयर ब्रीद करते हैं. हैव नेवर डेवलप्ड एनीथिंग इक्वलेंट टू द गिल्स ऑफ देयर अर्लियर मैरीन इनकारनेशन. तो ओके, तो वो उन्होंने कभी गिल्स डेवलप नहीं किए. जो उनके पुराने एंसेस्टर्स थे उनके पास गिल्स थे, लेकिन इनके पास नहीं है. करेक्ट. गिल्स, जो वेल्स हैं उनके पास क्या नहीं है? गिल्स नहीं है. तो क्या हुआ, जो वेल्स थी और डॉल्फिन्स थी ये पानी के बाहर आई, लेकिन ये जल्दी ही वापस चली गई. तो जब वापस गई तो पानी के बाहर उनको लंग्स चाहिए सांस लेने के लिए, और पानी के अंदर गिल्स चाहिए थे, लेकिन ये बाहर आई तो वापस जब गई तो इनके गिल्स कभी डेवलप ही नहीं हुए. Turtles went back to the sea for a very long time ago, and like all vertebrate returns to the water. ठीक है. They breathe air, however they are in one respect less fully given back to the water than whales or dugongs. For turtles still lay their eggs on beaches. ठीक है. तो turtles went back to the sea, turtles भी वापस चले गए सी में a very long time ago, बहुत समय पहले. and like all vertebrate returns to the water, बाकी सब की तरह वो भी वाटर में चले गए. and they breathe air, वो एयर ब्रीथ करते हैं. however they are in no one respect less fully given back to the water
देन व्हेल्स और डुगोन्स. फॉर टर्टल स्टिल दे ले एग्स ऑन बीचेस. तो वो फुली नहीं गए, मतलब गए वापस पानी में, फुली नहीं गए, वापस फिर भी आते हैं वो, अभी भी एग्स जो हैं वो अपने पानी के बाहर जो बीच होता है समुद्र के बाहर वहीं पे देते हैं. सो दैट मीन्स वो स्टिल अभी भी बाहर आते हैं. लेकिन वेल्स और जो डुगोस हैं जिन्हें हम डॉल्फिन्स बोलते हैं वो वापस नहीं आए. इसके बारे में नहीं बात हुई. देयर इज एविडेंस दैट ऑल मॉडर्न टर्टल्स आर डिसेंडेंट फ्रॉम ए टेरेस्टेरियल एंसेस्टर. तो ये एविडेंट है कि जितने भी मॉडर्न टर्टल्स हैं वो पुराने वहीं से आए हैं. विच लिव्ड बिफोर मोस्ट ऑफ द डायनासोर्स, जो डायनासोर से भी पहले रहते थे. देयर आर टू की फॉसिल्स कॉल्ड प्रोक्योचिन्स एंड. तो इनके दो की फॉसिल्स थे. फॉसिल मतलब होते हैं अवशेष. ये दो नाम बताए हैं. डेटिंग फ्रॉम अर्ली डायनासोर्स टाइम. तो ये डायनासोर के टाइम के थे. फॉसिल होते हैं जो अवशेष होते हैं. लेट्स सपोज जो एनिमल्स मर गए हैं तो उनके जो फॉसिल्स होते हैं, हड्डी पिंजर होते हैं, और बाकी सब कुछ होता है, उनसे कुछ एस्टिमेट लगाया जाता है कि उनकी लाइफ कितनी थी, कितनी देर जीते थे या कितने पुराने थे. विच अपेयर्स टू बी क्लोज टू द एंसेस्टर्स ऑफ ऑल मॉडर्न टर्टल्स एंड टॉर्टॉइस. जो मॉडर्न टर्टल और टॉर्टॉइस के जैसे ही उनके अवशेष मिले थे. You might wonder how we can tell whether fossil animals lived on land or in water, especially if only fragments are found. तो आप ये सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता कि जो एनिमल्स हैं वो लैंड पे थे कि वाटर पे, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ उनके फ्रेगमेंट्स ही थे, छोटे छोटे अवशेष थे. समटाइम्स इट इज़ ऑब्वियस. ये आ गया. वर रेप्टिलेंट कंटेम्पररीज ऑफ द डायनासोर्स with fins and streamlined bodies. The fossil look like dolphins. It is obvious were reptilian contemporaries of the dinosaurs with fins and streamlined bodies. तो ये बोल रहे हैं कि ये जो थे एक्चुअली ये यही हैं कि ये डायनासोर्स के समय के थे with fins and streamlined bodies. The fossil look like dolphins and they surely lived like dolphins. तो जो उनके अवशेष थे वो डॉल्फिन्स के जैसे थे और वो रहते भी डॉल्फिन्स के जैसे ही होंगे फिर. तो डॉल्फिन्स तो पानी में रहती हैं तो वो भी पानी में रहते होंगे फिर. ठीक है. तो इसलिए क्योंकि वो डॉल्फिन्स के जैसे दिखते थे तो उनके जो अवशेष मिले डायनासोर के टाइम के थे. लेकिन जब वो डॉल्फिन्स के जैसे थे उनकी बॉडी तो अपीयरेंस, तो वो डॉल्फिन्स पानी में रहती हैं तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भी पानी में रहते होंगे. विथ टर्टल इट इज़ लिटिल लेस ऑब्वियस. टर्टल के साथ हम ऐसा नहीं बोल सकते. वन वे टू टेल इज़ बाय मेजरिंग द बोन्स ऑफ देयर फोर लिम्स. तो ये हम बता सकते हैं उनके फोर लिम्स की बोन से. फोर लिम्स होते हैं जो उनके आगे के जो लिम्स है, लिम्स होता है हाथ पैर जो होते हैं बेसिकली. हाथ पैर तो नहीं होंगे, फिर फ्रंट के हाथ पैर भी हो सकते हैं, जानवरों के पैर होते हैं. तो फोर लिम्स से हम कि बोन से हम बता सकते थे कि वो पानी में थे या बाहर थे. ये तो कंप्लीट हो गया हमारा. सो नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स. 11 species of living turtles and tortoise were examined. 71. ओके. वाटर जॉयस एंड जैक, ये दो हैं, वॉल्टर और ये जैकलिस at Yale University obtained 3 measurements in their particular bones of 71 species of living turtles and tortoise. तो उन्होंने 3 measurements की मतलब obtain की in their particular bones of 71 species of living turtles and tortoise. 71 species of living turtle and tortoise were examined and a total of dash were taken from the bones of their four limbs. 3 measurements in these particular bones of 71. ठीक है. तो the answer of 34 is 3 measurements. एक नंबर के साथ आप वर्ड्स लिख सकते हैं, नो मोर देन 2 words एंड और ए नंबर. सो आप सिर्फ नंबर भी लिख सकते हैं, नंबर के साथ वर्ड भी लिख सकते हैं, 2 मैक्सिमम. तो आप अगर मैक्सिमम वर्ड्स लिखना चाहें तो एक नंबर और 2 वर्ड्स, मतलब 3 चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन उसमें से 2 वर्ड्स हो सकते हैं और एक नंबर हो सकता है. द डाटा वॉज रिकॉर्डेड ऑन ए डैश. दे यूज्ड ए काइंड ऑफ ट्रायंगुलर ग्राफ पेपर टू प्लॉट द 3 मेजरमेंट्स. ठीक है. तो उन्होंने एक ग्राफ पेपर लिया, ट्रायंगुलर ग्राफ पेपर. तो आप इसको ऑप्शन दे सकते हैं, आप ट्रायंगुलर ग्राफ ले सकते हैं या ग्राफ ले सकते हैं. तो एक ग्राफ पेपर
पे उन्होंने इन्फॉर्मेशन लिखी. सो द डाटा वॉज रिकॉर्डेड ऑन ए ग्राफ नेसेसरी फॉर कंपेयरिंग द इन्फॉर्मेशन आउटकम. ठीक है, तो लैंड टॉर्टोइज वर रिप्रेजेंटेड बाय ए डेंस डैश ऑफ पॉइंट्स टूवर्ड्स द टॉप. जो लैंड टॉर्टोइज थे वो रिप्रेजेंट किए जाते थे डेंस डैश ऑन पॉइंट्स टूवर्ड्स द टॉप. उनके टॉप पे कोई पॉइंट्स होते थे. एंड सी टर्टल्स वर ग्रुप्ड टुगेदर इन द बॉटम पार्ट. सो सी टर्टल्स को ग्रुप किया जाता था बॉटम पार्ट की वजह से. ऑल द लैंड टॉर्टोइज स्पीसीज फाउंड ए टाइट क्लस्टर ऑफ पॉइंट्स इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल. तो उनके क्या थे, डेंस मतलब क्लस्टर ऑफ पॉइंट्स. द आंसर शुड बी क्लस्टर. उनके पास डेंस, डेंस मतलब काफ़ी संघना, मतलब टाइट भी, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लस्टर्स थे. सो यहाँ पे स्पेस नहीं है, सो चलो हम यहीं पे लिख देते हैं क्लस्टर, CLUSTERS. आई होप आपको ये विजिबल है. मेरे ख्याल से आपको विजिबल नहीं होगा ये. आई एम सॉरी, मैं इसको ऊपर नहीं कर पाया. हमारे पास ये क्वेश्चंस अभी पड़े हैं. ओके, तो पहले हम ये ब्लैंक सॉल्व कर लें क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन मिल गई है. तो टाइट क्लस्टर्स होते थे उनके ट्रायंगल पेपर. द लैंड टॉर्टोइज स्पीसीज फॉर्म्ड ए टाइट क्लस्टर्स ऑफ पॉइंट इन देयर अपर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल. ठीक है, तो उनके अपर पार्ट ऑफ ट्रायंगल पे वहाँ पे टाइट मतलब काफ़ी डेंस क्लस्टर्स थे. एंड वाटर टर्टल क्लस्टर इन द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल ग्राफ. ठीक है, ठीक है, वो बॉटम पार्ट पे था. द सेम डाटा वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द सम लिविंग डैश स्पीसीज एंड एडेड टू द अदर रिजल्ट्स. There was no overlap except when they added some other species that spend time both in water and on land. ठीक है, तो उन्होंने सेम डाटा उनका भी चेक किया जो टाइम स्पेंड करते थे वाटर पे और लैंड पे. श्योर इनफ दीज एम्फीबियन स्पीसीज शो अप ऑन द ट्रायंगुलर ग्राफ अप्रॉक्सीमेटली हाफ वे बिटवीन द वेट क्लस्टर एंड सी टर्टल्स एंड ड्राई क्लस्टर्स ऑफ लैंड टॉर्टोइज. ठीक है, तो ये जो एम्फीबियन थे, एम्फीबियन कौन होते हैं, जो पानी में भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं, लैंड पे भी. लिविंग एम्फीबियंस, AMPHIBIOUS, लिविंग एम्फीबियस स्पीसीज. ठीक है, सो द सेम डाटा वॉज कलेक्टेड फ्रॉम सम लिविंग एम्फीबियस स्पीसीज जो पानी और बाहर लैंड दोनों पे रहते हैं. एडेड टू द अदर रिजल्ट्स, उनको ऐड किया. The points of these species turned out to be positioned about dash up the triangle between the land and tortoise and the sea tortoise. तो उनके जो points थे उनकी position कहाँ पे थी. Sure enough these amphibian species show up on the triangle graph. वो उनके जो species थे वो triangle graph में आए approximately halfway between the west cluster of sea turtle and dry cluster of land tortoise. तो उनके जो points थे वो halfway थे सी के टॉर्टोइज के पॉइंट्स और जो लैंड के टर्टल्स थे उनके पॉइंट्स के हाफ मिडल में थे. सो दैट इज डन. ओके, दैट इज डन. ओके, दिस इज बोन ऑफ दिस एंड दिस वर एग्जामिन्ड इन ए सिमिलर वे एंड द रिजल्ट्स एडेड. तो इनकी बोन्स को भी एग्जामिन किया और उनके रिजल्ट्स भी ऐड किए. द नेक्स्ट स्टेप वॉज टू डिटर्मिन वेयर फॉसिल फेल. The bones of this and this leaves us no doubt their points on the graph are right in the thick of the dry cluster. Dry cluster कौन थे? Dry cluster of land tortoise. Okay, ये land tortoise के जैसे थे. The position of point indicated that both these ancestor creatures were. So the points of the graph were right in the thick of the dry cluster. Both these fossils were dry land tortoise. तो ये फिर land tortoise थे. आप dry land भी लिख सकते हैं. मेक श्योर जब यहाँ पे जैसे ये हाइफन है तो ये एक ही वर्ड कंसिडर होता है. अगर आपको शक है तो आप लैंड टॉर्टोइज भी बोल सकते हैं, बट इट इज़ बेटर क्योंकि यहाँ पे ड्राई लैंड टॉर्टोइज लिखा था तो ये ड्राई लैंड टॉर्टोइज होगा. देवर ड्राई लैंड, कहाँ गया, ड्राई लैंड टॉर्टोइज, TORTOISES. ठीक है, दिस इज डन. ABC में से आंसर था. अकॉर्डिंग टू द राइटर द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग अबाउट टॉर्टोइज इज दैट. सबसे सिग्निफिकेंट क्या थी टॉर्टोइज के बारे में?
दे आर एबल टू अडेप्ट टू द लाइफ इन एक्सट्रीमली ड्राई इन्वायरमेंट, वो काफ़ी ड्राई इन्वायरमेंट में रह सकते थे. देयर ओरिजिनल लाइफ फॉर्म वॉज ए काइंड ऑफ प्रीमिएबल बैक्टीरिया. उनकी ओरिजिनल जो लाइफ फॉर्म थी वो पुराना कोई मतलब पुराने समय का बैक्टीरिया था, मतलब पहले वो बैक्टीरिया होते थे. दे हैव सो मच इन कॉमन विद सी टर्टल्स. उनका मतलब सी टर्टल्स के साथ काफ़ी कुछ कॉमन है. दे हैव मेड द ट्रांजिशन फ्रॉम सी टू लैंड मोर देन वंस. उन्होंने ट्रांजिशन की मतलब सी टू लैंड मोर देन वंस. वो कई बार मतलब वो कई बार पानी में गए आए. सो विल सी इसमें से कौन सा है एक्सट्रीम. We are left with these three questions. Turtles are among the first group of animals to migrate back to the sea. तो ये तो हमें बताया था कि टर्टल्स वापस सी में गए थे, लेकिन वो फर्स्ट थे ये नहीं बता, क्योंकि यहाँ पे कुछ था. Majority of the waterland involved a major रीजन. ठीक है. The evidence that all modern turtles are descendant from a terrestrial ancestors which lived before most of the dinosaurs. ठीक है. Nevertheless, a good number of throw-going land animals later turned around, abandoned their hard-earned terrestrial retooling, and returned to the water. Seals have only gone part way back. So among the first टर्टल्स पहले थे जो माइग्रेट किए, तो ऐसा कुछ नहीं बताया. इन्होंने बताया कि बहुत सारे वापस आए थे. सो नॉट गिवन. पहले हो भी सकते नहीं भी हो सकते. सो आई थिंक दैट शुड बी नॉट गिवन. It is always difficult to determine where an animal lived when its fossilized remains are incomplete. So ये false है. तो बोल रहे हैं कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है ये डिटर्मिन करना कि जो अवशेष मिले अगर वो इनकम्प्लीट हो, तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट है कि एनिमल कहाँ रहते थे. नहीं, हम बता सकते हैं उनकी जो यहाँ पे बताया था कि वो कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, और उसके बिहाफ पे हम बता सकते थे कैसे, मतलब वो कहाँ पे रहते थे. द हैबिट्स वी हैव रेड इट समवेयर यहाँ पे. द हैबिट ऑफ दिस कैन बी डिटर्मिन्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ देयर फॉसिल्ड रिमेन्स. ठीक है. तो जैसे ये थे, ये डॉल्फिन्स जैसे थे, तो इनकी हम हैबिट्स बता सकते हैं. द हैबिट्स ऑफ डायनासोर्स कैन बी डिटर्मिन्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ देयर फॉसिल्ड रिमेन्स. 33. ये कहाँ पे थे. लेट्स सी. Sometimes it's obvious and were reptiles contemporating of dinosaurs with fins and streamlined bodies. The fossil look like dolphins and they are surely lived like dolphins in the water. ठीक है. ओके. दे श्योरली लिव्ड लाइक डॉल्फिन्स इन द वाटर. तो उसके जैसे थे, तो दैट्स वाई हम इसको बोलेंगे ट्रू. तो अगर उनके जैसे दिखते थे तो हम बता सकते हैं कि जो उनकी हैबिट्स थी वो कैसी थी, मतलब वो कैसे रहते होंगे. आई होप आपको ये समझ आ रहा है. सो दिस इज डन. All questions are done. So we are left with most significant thing about tortoise is that. Okay, this is the last line. Tortoise therefore represents a remarkable double return. Remarkable मतलब very impressive, double return. तो वो दो बार return हुए. So that's why we can say they have made the transition from sea to land more than once. So this is the answer which is clearly defined. Okay. So that was the most significant thing about the tortoise. So that was the most remarkable thing, that they returned to the water twice. Tortoise therefore represent a remarkable double return. Double return means वो दो बार वापस पानी में आए. थैंक्स. सो ये आपकी रीडिंग पूरी होती है.